गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट। बहुत से स्टूडेंट्स की ये व्हाट्सएप पे एक क्वेरी आ रही थी, नहीं मैम इसमें बहुत ज्यादा डिफर है मॉड्यूल की बुक में, आप उसी बुक से कराओ। तो आज मैं आपके साथ जो बुक आपके पास है उसी की स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने। कुछ भी डिफर नहीं है और इसमें कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हो। अगर इसको पढ़ोगे आराम से बैठ के, कुछ भी डिफर नहीं है, एज इट इज। तो हम शुरू से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट क्लास में किया था मीनिंग ऑफ राइट्स की राइट्स किसे कहते हैं, कि जो ह्यूमन बींग्स है या जो मनुष्य है वो एक समाज में रहते हैं, समाज का अंग होते हैं। तो समाज में रहते हुए मनुष्य की बहुत सारी जरूरतें होती हैं। सामाजिक जरूरतें होती हैं, कुछ आर्थिक जरूरतें हैं, कुछ भौतिक जरूरतें हैं, कुछ राजनीतिक जरूरतें भी होती हैं। उन जरूरतों के भरण पोषण के लिए जब समाज मांग करता है राष्ट्र से कुछ काम या कुछ अधिकार पाने की या कुछ काम करने का अधिकार, की हम ये मांग करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि हम ये काम कर सके, या कुछ सुविधाओं की जब मांग की जाती है मनुष्यों के द्वारा राष्ट्र से, तो उन्हें अधिकार कहा जाता है। उसके बाद थी अधिकार की डेफिनेशंस, जैसे कि हैरोल्ड लास्की ने कहा है कि अधिकार क्या है, सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, या अधिकार समाज की राज्य के द्वारा की गई कुछ मांगे होती है। फिर हमने किया था अधिकार की विशेषताएं। तो अधिकार सिर्फ समाज में ही संभव है क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जब तक समाज मान्यता नहीं देता है तब तक वो राष्ट्र से मांग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आधिकारिक दावा, कि अधिकारों को हम मांग सकते हैं क्योंकि वो समाज के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट आता है अधिकार मांगने की। जब बात आती है तो ये मांग असीमित नहीं होती है, ये नहीं है कि हम अपनी मनचाही चीजें मांगना चाहें कि मैं तो चोरी करना चाहता हूँ, जुआ खेलना चाहता हूँ, उसको मारना पीटना चाहता हूँ, नहीं, ऐसी मांगे नहीं। सिर्फ उचित और नैतिक मांगों की ही मांग की जा सकती है नागरिकों के द्वारा। नेक्स्ट है अधिकार सर्वव्यापी, की अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए जाते हैं राज्य के द्वारा। अधिकारों को प्रदान करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है अधिकारों का कल्याणकारी स्वरूप, कि सर्वव्यापकता की बात तब आ जाती है तो सर्वव्यापकता में ही पहलू निहित होता है कल्याणकारी, कि कल्याणकारी योजनाएं ही सर्वव्यापक बनाई जाती हैं क्योंकि वो मनुष्य के विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट है राज्य अधिकारों की रक्षा करता है, क्योंकि अधिकार प्रदान किसने किए हैं, राज्य ने प्रदान किए हैं। राज्य से मांग करते हैं नागरिक अधिकारों की, और इसीलिए भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को। और जो लास्ट मौलिक अधिकार है ना आर्टिकल 32 के अंतर्गत, उसमें सभी मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अधिकार तथा कर्तव्य परस्पर संबंधित है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे बच्चों का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, और पेरेंट्स और गार्जियंस की ये ड्यूटी बनती है कि वो उन्हें शिक्षा प्रदान करवाएं। तो पेरेंट्स के लिए तो वो ड्यूटी थी और बच्चों के लिए वो राइट है। जैसे मेरी ड्यूटी है तुम्हें तुम्हारी क्लास लेना, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड से चल रही है अवेलेबल है, और तुम्हारा ये राइट बनता है कि तुम उस क्लास के थ्रू गेन करो। नेक्स्ट है अधिकार विकासशील होते हैं, कि सबसे पहले ये कहा गया है कि मनुष्य सामाजिक नागरिक है। समाज में उसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों की पूर्ति के लिए ही वो राज्य से कुछ अधिकारों की मांग रखता है। तो मांग क्यों करेगा, क्योंकि उसे अपना विकास करना है प्रत्येक पहलू पर, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो या नैतिक पहलू। समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, समाज एक परिवर्तनशील एस्पेक्ट है और उस परिवर्तनशील एस्पेक्ट में मनुष्य को अपने विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। अब सिर्फ इतना डिफरेंस है, मैंने पहले तुम्हें प्रकार करवाए थे और आपकी बुक में पहले है सिद्धांत। प्रकार एज इट इज है, ये देखो प्रकार पे आ जाओ सबसे पहले सिद्धांत को छोड़ के। प्रकार करते हैं हम पहले कि अधिकारों के प्रकार।
तो अधिकारों का जो वर्गीकरण है ना, वो काइंड्स ऑफ राइट्स ही हैं, अधिकारों के प्रकार ही हैं। प्रमुख रूप से 3 प्रकार के अधिकार होते हैं: प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। नेचुरल राइट्स, मोरल राइट्स और लीगल राइट्स। नेचुरल राइट्स को डिफाइन किन्होंने किया था? हॉब्स, लॉक, रूसो ने। और सबसे अच्छे से नेचुरल राइट्स को एक औपचारिक आधार स्वरूप प्रदान किया था जॉन लॉक ने। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। कि उन्होंने माना था कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये 3 अधिकार प्रकृति ने मनुष्य को दिए हैं। राज्य कोई नहीं है इन अधिकारों को प्रदान करने वाला, इसलिए राज्य को इन तीनों अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। फिर किया था नैतिक अधिकार की नैतिक अधिकारों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है। नैतिक अधिकारों के पीछे नैतिक अधिकारों के पीछे एक नैतिक मान्यता होती है समाज की, और वो समाज की नैतिक मान्यता ही उन नैतिक अधिकारों की पालना करवाती है हमसे। जैसे हमें टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, गरीबों से के ऊपर दया करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है? नैतिक मूल्य है ये, और ये नैतिक मूल्य ही नैतिक अधिकारों के आधार होते हैं। इन नैतिक मूल्यों के लिए कोई फॉर्मल क्लासेस नहीं लगती सिखाने के लिए, या राज्य कोई कानून नहीं बनाता है इन नैतिक अधिकारों के लिए। ये नैतिक अधिकार समाज का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त होते हैं। सिर्फ राज्य इनके एक अनौपचारिक संरक्षक की भूमिका निभाता। और थर्ड आया था वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? जिनको कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, कि व्यक्ति की जैसे संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, अगर कोई उससे छीनेगा तो वो कोर्ट में जा सकता। अब इसी वैधानिक अधिकार को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एज इट इज मैंने करवाया था। फर्स्ट था नागरिक तथा सामाजिक अधिकार, सेकंड था फर्स्ट था नागरिक तथा सामाजिक अधिकार, सेकंड राजनीतिक अधिकार, थर्ड आर्थिक अधिकार और फोर्थ मौलिक अधिकार। ये सब आपको करवा चुकी हूँ पहले मैं। नागरिक तथा सामाजिक अधिकार क्या था? नागरिक और सामाजिक अधिकार में वो सारे के सारे अधिकार आते हैं जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में है, कि जीवन का अधिकार, भाषण देने का अधिकार या विचार प्रकट करने का अधिकार, परिवार बनाने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, समुदाय या संघ बनाने का अधिकार। फिर आया था राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या आता है? सबसे पहले वोट डालने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और उसके साथ साथ राजनीतिक अधिकारों में क्या आएगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का अधिकार। फिर आता है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार में क्या है? काम पाने का अधिकार, विश्राम का अधिकार, किस राज्य के द्वारा हम डिमांड रख सकते हैं काम की, और इसीलिए भारत में मनरेगा योजना लागू की गई थी। और नेक्स्ट आता है विश्राम का अधिकार, की काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं इस अधिकार के तहत। 8 घंटे से ज्यादा किसी भी व्यक्ति से काम नहीं कराया जाएगा। अगर वो एक्स्ट्रा टाइम में वर्क करता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी। उसके साथ साथ पेंशन का जो अधिकार था, या आर्थिक सहायता का जो अधिकार था, या समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। और लास्ट आया था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जिन देशों में लागू है, उन सभी देशों के संविधान, चाहे वो लिखित स्वरूप में है चाहे वो अलिखित स्वरूप में है, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे अमेरिका के संविधान ने सबसे पहले अपने संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया था, और अमेरिका के संविधान के बाद उसी की पहल पर भारत ने अमेरिकी संविधान से यह अवधारणा ग्रहण की थी, और भारत ने भी अपने संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक 6 मौलिक अधिकारों का
वर्णन किया है। अगर इसको आपको और ज्यादा डिटेल से लिखना है तो इसमें अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 32 तक जितने भी अधिकार दिए गए हैं 6 के 6 वो आप मेंशन कर सकते हो। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है लास्ट जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 में 5 रिट्स दी गई है। और उन रिट्स का क्या महत्व है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये थे अधिकारों का वर्गीकरण या अधिकारों के प्रकार। एज इट इज तो बेटा मैंने तब समझाए थे, एज इट इज तुम्हारी बुक में है। बुक तो तुम देखते नहीं हो ना, क्लास के बाद पढ़ते हो आराम से, हाँ कान में लीड ईयर प्लग्स लगाए आराम से सुन लिया बस हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखना अब की बार ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी और ना दोबारा सिलेबस होगा, इसलिए जो करवाया जाता है ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ भी लिया करो, क्लास के बाद बुक खोल के देख भी लिया करो, कोई दूसरे तरीके से नहीं करवाया, एज इट इज है बिल्कुल। अब आते हैं अधिकारों के सिद्धांतों पर। जबकि तुम्हारे इस बुक में सिद्धांत बहुत ही कम दिया गया है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से सिद्धांत करवाया। तो अब आते हैं अधिकारों के सिद्धांत पे। तो अधिकारों के 6 सिद्धांत बताए गए हैं। सबसे पहले आता है, जैसे अधिकारों का वर्गीकरण में भी सबसे पहले आया था ना प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, उसी तरह से सबसे पहला सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अब ये जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है इसको मैंने वर्णित किया था उदारवादी या व्यक्तिवादी अधिकारों का सिद्धांत, कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में 2 बातें निहित करती हैं, उदारवाद की और व्यक्तिवाद की। उदारवाद बात करता है हमेशा समानता की, समान अधिकार की, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की, और व्यक्तिवाद बात करता है हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, कि व्यक्ति को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, राज्य नाम की कोई अवधारणा ही ना हो, व्यक्ति को किसी राज्य के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वह स्वयं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है और अपनी उन्नति को देख सकता है। इसी आधार पर आज हम करेंगे सबसे पहले प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, कि अधिकारों की अवधारणा में ये जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। कि राजनीति विज्ञान में हम माने ना अधिकारों की अवधारणा का जन्म कहाँ से हुआ, तो अधिकारों की अवधारणा का जन्मदाता माना जाता है जॉन लॉक को, क्योंकि लॉक ने औपचारिक स्वरूप में सबसे पहले मनुष्य के लिए 3 अधिकार प्रदान किए थे, कि समाज या राज्य के निर्माण से पूर्व जो प्राकृतिक अवस्था थी उस प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्यों को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। उसी अवधारणा के आधार पर बाद में 17वीं और 18वीं शताब्दी में और थिंकर्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और उसके बाद आज के प्रजातांत्रिक माहौल में सभी देशों के संविधानों ने अधिकारों को अपने संविधान में ही जगह प्रदान की है और सब नागरिकों को समान रूप से वो अधिकार प्रदान किए। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि यह सिद्धांत पूर्व सामाजिक या पूर्व राजनीतिक है। पूर्व सामाजिक मतलब जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, जंगलों में रहते थे, किसी समाज का निर्माण उन्होंने नहीं किया था, किसी राज्य का अंग नहीं थे वो, कि राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने से पूर्व की जो अवस्था थी तब भी व्यक्तियों के पास कुछ अधिकार थे। इन्हीं अधिकारों को ही प्राकृतिक अधिकारों का नाम दिया जाता है। और हॉब्स ने भी इन अधिकारों को माना था और लोक ने तो बिल्कुल क्लैरिफाई करके 3 अधिकार ही बता दिए थे, और वो अधिकार थे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और इन अधिकारों की अवधारणा को 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत ही बल मिला, या ये अवधारणाएं बहुत प्रभावी रही। और हॉब्स, लॉक और रूसो के बाद थॉमस पेन का नाम सबसे प्रमुख जाना जाता है, जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को औपचारिकता को सिद्ध किया। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या थे?
कि प्राकृतिक अधिकार शक्ति पर निहित है, कि मनुष्य की जो अपनी खुद की इच्छाएं हैं, खुद की जो संतुष्टि है, वो शक्ति पर लाई करती है, कि जिसके पास पावर है उसके पास अधिकार सबसे ज्यादा है। उसके बाद लोक ने माना अधिकार 3 है, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। और फिर अवधारणा दी रूसो ने कहा सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा का मतलब है सभी व्यक्तियों की आपसी सहमति से या सभी का एक विचार, और उस सामान्य इच्छा को ही रूसो ने अधिकार माना है या अधिकार की अवधारणा कहा है। और अमेरिका में बाद में जो क्रांति हुई थी 1776 की, फ्रांस की 1789 की क्रांति, उसमें इन अधिकारों की अवधारणा का सबसे ज्यादा प्रभावी पक्ष देखने को मिला था। और क्रांति के बाद जब अमेरिका आजाद हुआ, अमेरिका ने अपने संविधान का निर्माण किया, तब अपने संविधान के निर्माण में उसने अधिकार नहीं दिए, लेकिन संविधान के लागू करने के तुरंत बाद अमेरिका को यह महसूस हुआ कि नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों का वर्णन संविधान में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तब उन्होंने अपने संविधान के प्रथम 10 संशोधन किए, और उन 10 संशोधनों के अंतर्गत सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। और उन मौलिक अधिकारों में जो 3 प्राकृतिक अधिकार थे, जो लोग के द्वारा बताए गए थे, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, इन अधिकारों को अमेरिकी संविधान ने अपने मौलिक अधिकारों में समाहित किया। अब एग्जाम्पल लेते हैं फ्रांस की क्रांति का, जो 1789 में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति का जो मोटो था वो भी यही था, कि फ्रांस की क्रांति का जो स्लोगन मोटो यूज किया गया था वो यही था, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा, कि सबको स्वतंत्रता चाहिए, सब समान हो और सबको सुरक्षित जीवन की स्वतंत्रता हो। और इसी चीज को हर्बर्ट स्पेंसर एक व्यक्तिवादी विचारक थे। हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवादी कैसे थे? क्योंकि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भी माना है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो नागरिकों की व्यक्तिगत जरूरत है या प्राकृतिक जरूरत है। अगर स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जाएगा तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। ये है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। लेकिन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में मेनली फोकस किया गया है 3 अधिकारों पर ही, स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति। और इसी आधार पर इसकी आलोचना की है बहुत सारे थिंकर्स ने। उन्होंने क्या माना है? सबसे पहले तो जो प्रकृति वर्ड जो था, कि प्रकृति वर्ड के अर्थ को लेकर, कि प्रकृति के अर्थ को लेकर ही अवधारणा डिफर थी, या व्यक्तियों की एक समान मत नहीं थे कि प्रकृति का मतलब ही क्या है। तो किसी ने प्रकृति का अर्थ माना संपूर्ण ब्रह्मांड, किसी ने संसार जहाँ मनुष्य रहते हैं, किसी ने प्रकृति का आदर्श, किसी ने अपूर्ण राज्य और किसी ने साधारण। तो ये जो प्रकृति के अर्थ अलग अलग लिए गए थे, इसी अवधारणा के आधार पर प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना की गई थी, कि जो प्रकृति की अवधारणा मानी गई है अधिकारों के लिए, उसका मूल अर्थ क्या है। मूल अर्थ के ज्ञान के बिना उस चीज का अध्ययन व्यर्थ है। फिर दूसरी आलोचना की है प्रकृति और प्राकृतिक, कि प्रकृति क्या है, जो जिसका निर्माण किसी ने नहीं किया, हमें अपने आप जो चीजें मिली है। और प्राकृतिक में जैसे कि एग्जाम्पल माना जाता है दास प्रथा का, कि दास प्रथा में कुछ थिंकर्स ने, जैसे अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है कि दासों के अंदर विवेक नहीं होता, अपने मालिक के नियंत्रण या अधीनता में रह के वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या प्रकृति ने दासों को स्वतंत्र पैदा नहीं किया, उसको बाय बर्थ ही किसी के अधीन या नियंत्रण में रखा है? तो यहाँ प्रकृति का मीनिंग किस एस्पेक्ट में लाई करता है? नेक्स्ट आती है प्रकृति, जिस प्राकृतिक अधिकार में सिर्फ 3 तरह की समानता की बात की जाती है, स्वतंत्रता की, समानता की और संपत्ति की। क्या इनको छोड़कर कोई और विषय, क्या इन प्राकृतिक अधिकारों में समाहित होना संभव नहीं था? जैसे मैंने एग्जाम्पल तुम्हें बताया था साउथ अफ्रीका में जो नस्ल भेद जो था, क्या वो
हम ये माने कि वो प्राकृतिक अधिकार नहीं है अगर रंग भेद के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है। क्या रंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? वो प्राकृतिक अधिकार में ही निहित नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी आलोचना में आता है कि स्वतंत्रता की अवधारणा को लेकर हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में। ये स्वतंत्रता की अवधारणा दो तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जब व्यक्ति अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करते वक्त किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर रहा होता है, कि वह कोई भी काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उससे कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावी नहीं होता है। जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप अपने हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन रहे हो, हाँ ठीक है, आप विलिंग हो, आप चाहते हो म्यूजिक सुनना, आप सुन रहे हो, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। और दूसरी नकारात्मक स्वतंत्रता, अगर आपका म्यूजिक सुनने का मन है और आप इतना लाउड अपने स्पीकर्स करके म्यूजिक सुन रहे हो कि कोई दूसरा साथ में स्टडी कर रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इट मीन्स आप अपनी स्वतंत्रता को नकारात्मक सेंस में यूज कर रहे हो। वो आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रही है, क्योंकि वो व्यक्ति तो पढ़ना चाहता है। तो स्वतंत्रता की ये दोनों अवधारणाओं में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इन्हीं दो अवधारणाओं को कहते हैं स्वपरक कार्य और परपरक कार्य। स्वपरक कार्य होते हैं स्वयं से संबंधित, और पर जो दूसरों से संबंधित कार्य। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में कि प्राकृतिक अधिकारों को पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक माना गया है। अब यह पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक की अवधारणा, सबसे पहले जब हमने अधिकारों का अर्थ किया या अधिकारों की अवधारणा की, तब तो हमने ये माना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के कुछ नियम या समाज की कुछ मांगे जिन्हें राज्य वैधता प्रदान कर देता है वो अधिकार होते हैं। और प्राकृतिक अधिकार में हमने ये पढ़ा कि प्राकृतिक अधिकार पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक होते हैं। तो ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं, एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होती हैं, कि जब पूर्व सामाजिक व्यक्ति होने के बाद ही वो राज्य से अधिकारों की मांग कर सकता है, या अधिकार होते ही वही है जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करे। तो ये प्राकृतिक अधिकार कहाँ से आ गए? जो समाज के निर्माण से पहले थे और राज्य के निर्माण से पहले थे, और इन अधिकारों के समझौते के आधार पर ही राज्य का निर्माण किया गया है। तो ये अवधारणा भी विरोधाभासी होती है। इन्हीं आधारों पर हम प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत हो जाता है खत्म। सारे के सारे स्टूडेंट्स लेफ्ट कर चुके हैं, है ना? नेक्स्ट सिद्धांत करते हैं। अगर मैं आपको वीडियो शेयर ना करूं बाद में, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी होगी, तो क्या होगा बेटा आप सबका? पूरी की पूरी सेकंड ईयर बहुत डफर शो कर रही है अपने आप को, और इस चीज को भूल जाओ। अब की बार तुम्हारी क्लासेस मैं वैसे लूंगी, बिल्कुल नहीं होंगी क्लासेस ऑफलाइन, ऑनलाइन ही क्लासेस होगी, और इसी तरह तुम्हें पढ़ना होगा बस। नेक्स्ट आता है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। कि अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? जिन अधिकारों को राज्य ने प्रदान किया है, कि कानूनी आधार जिनका है, कानूनी आधार जिन सिद्धांतों का है, वही अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत है। कि राज्य के द्वारा कानूनों का निर्माण करके इन अधिकारों को व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। और ये वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन या इस अवधारणा को समर्थन प्रदान किया है सबसे पहले बैंथम ने, फिर ऑस्टीन और हॉलैंड ने। कि बैंथम एक ब्रिटिश राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने उस समय पर व्याप्त आध्यात्मिक या नैतिक कानूनों की जो बात की जाती थी, प्राकृतिक अधिकारों की जो बात की जाती थी, उस अवधारणा को नकार कर ये माना कि राज्य सर्वेसर्वा है, राज्य के द्वारा नागरिकों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कुछ कानूनी अधिकार प्रदान करने चाहिए। इन्हीं कानूनी अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार भी सुरक्षित रह सकते हैं और व्यक्ति सीमित अधिकारों के दायरे में रहेंगे।
कि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार अधिकारों को नागरिकों की जरूरतों के अनुसार अधिकारों को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अधिकारों को सब व्यक्ति समान रूप से, अधिकारों को सभी में समान रूप से वितरित भी किया जा सकता है कि जो सर्वव्यापक अधिकारों की बात थी वो भी निहित हो जाती है। तो अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत में बातें आती है। सबसे पहले अधिकार, प्राकृतिक अधिकारों में क्या कहा था, अधिकार प्रकृति ने दिए हैं, लेकिन वैधानिक अधिकारों में क्या कहा गया है, अधिकार किसने प्रदान किए हैं, राज्य ने प्रदान किए हैं। दूसरा, राज्य के निर्माण से पहले कोई कानूनी अधिकार नहीं थे, क्योंकि प्रदान ही राज्य ने किए हैं। तो सबसे पहले राज्य का निर्माण होता है, फिर राज्य कानूनों का निर्माण करता है। नेक्स्ट, अधिकारों की रक्षा करने का काम भी कौन करता है, राज्य। कि कोई ऐसी स्वच्छंद संस्था या स्वच्छंद व्यक्तियों का समूह नहीं है जो इन अधिकारों की रक्षा करेगा। अधिकारों की रक्षा राज्य के द्वारा ही संभव है। और नेक्स्ट बात इस अधिकार में की गई है, अधिकार परिस्थितियों के अनुसार बदले जा सकते हैं। जैसा हमने भारत में भी देखा है ना, जब हमारे मौलिक अधिकार संविधान के अंतर्गत लागू किए गए थे तब उनमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे ही जरूरत हुई कि एक ऐसा अधिकार ही बनना जरूरी है जो, क्योंकि अधिकार सर्वव्यापक होते हैं, सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए जाते हैं, सार्वभौमिक सर्वव्यापक की जो अवधारणा है अधिकारों के पीछे, इसी अवधारणा की वजह से अधिकारों को मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में शामिल किया गया कि अधिकार ऐसे होने चाहिए, अगर हमारी जरूरतें चेंज हो रही है तो अधिकारों को भी हम चेंज कर सके। जैसे पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी, अब टाइम की डिमांड क्या है, ऑनलाइन क्लासेस। तो धीरे धीरे क्या होगा, मे भी ऑफलाइन बिल्कुल ही बंद हो जाए और सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन स्टडी पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो जरूरत के अकॉर्डिंग अधिकारों की डिमांड, अब क्या अधिकार है बच्चों के लिए, क्या राज्य से वो डिमांड करते हैं कि मे भी फ्यूचर में जैसे कैशलेस सुविधाएं होती थी, पहले सबके पास फोन नहीं थे, अब बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं कि हमें करेंसी रखने की अपने वॉलेट में जरूरत ही नहीं होती। ई वॉलेट जो होता है कि हमें पॉकेट में ना चोरी होने का खतरा, हमारे अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं हम ई वॉलेट के थ्रू यूज कर सकते हैं, पेपरलेस कैशलेस जो सुविधाएं आती हैं। इसी तरह से अब प्रत्येक नागरिक क्या डिमांड करेगा राज्य से कि उन्हें कैशलेस जैसी सुविधाएं कंपलसरी की गई हैं, उसी तरह से एजुकेशन सिस्टम में फ्री नेट, फ्री वाईफाई या इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराए जाए इसी बेसिस पे, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं, ना हमें हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी, ना हमें किसी चीज का खतरा रहेगा, हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कहीं भी क्लासेस कर सकते हैं। तो जैसी सिचुएशंस होंगी, जैसी परिस्थितियां होंगी, उसी के अनुसार अधिकार प्रदान किए जाए। अब इस अधिकार की भी आलोचना की गई है कि हाँ, कानून निर्मित किए गए राज्यों के द्वारा और उन कानूनों का अध्ययन ही अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत है, लेकिन कानून ही सब कुछ नहीं है। और आलोचना में सबसे पहले क्या आता है, मनुष्य के अधिकारों को कानूनी मान्यता देने से पहले उन्हें सामाजिक या नैतिक मान्यता मिलनी जरूरी है, क्योंकि कानूनों का निर्माण समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से ऊपर नहीं किया जा सकता। जिन नैतिक मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों को समाज मान्यता प्रदान करता है या स्वीकृति देता है समाज, उन्हीं के ऊपर राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। समाज से ऊपर उठकर या समाज को नेग्लेक्ट करके राज्य किसी भी कानून का निर्माण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है, राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। बात की थी ना कि अधिकारों को कौन प्रदान करता है, राज्य। तो जब जन्मदाता की बात आती है तो इसका एक बैड एस्पेक्ट निकल कर आता है, इससे राज्य का निरंकुश या स्वेच्छाचारी, कि जो स्टेट है वो डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा, वो एरोक्रेटिक बन जाएगा कि अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करेगा राज्य, कि दोबारा से हमें वो निरंकुश तंत्र, एक तानाशाही का शासन देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकार देने भी राज्य को है और अधिकारों की सुरक्षा भी राज्य ही करता है। नेक्स्ट आता है
अधिकारों के वैधानिक समर्थन में कहीं भी प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन नहीं मिलता है। प्राकृतिक अधिकार क्या थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। हाँ, संपत्ति को वैधानिक अधिकार में कंसीडर कर लिया गया है, लेकिन क्या जीवन और स्वतंत्रता पर राज्य अपना नियंत्रण रख सकता है? क्योंकि अगर राज्य जीवन और स्वतंत्रता पर भी अपना नियंत्रण रखेगा तो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का हनन होगा। नेक्स्ट इसकी आलोचना में आता है जो लास्की ने की है। लास्की एक बहुतत्ववादी सिद्धांतकारी थे। बहुतत्ववादी का मतलब है जो बहुत से पहलुओं से रेलिवेंसी रखता है राज्य के। सिर्फ राज्य के कानूनों की ही बात नहीं करता, राज्य के कुछ नैतिक पहलुओं की भी बात करता है, राज्य के आध्यात्मिक पहलुओं की भी बात करता है। वो कहता है कि वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत में राज्य को असीमित शक्तियां जो प्रदान की जाती हैं, ऐसी शक्तियां असीमित नहीं हो सकती है। व्यवहार में असीमित शक्तियां राज्य को प्रदान नहीं की जा सकती है। और लास्ट वैधानिक अधिकारों की आलोचना में आता है कि वही अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं जो वैधानिक या कानूनी दायरे में हो, जिनको परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। जबकि मनुष्य के जो अधिकार है, अधिकारों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि राज्य ने ज्यादा वृद्धि की है। जैसे हम अपने मौलिक अधिकारों का एग्जाम्पल लें। मौलिक अधिकार जब आजाद हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, तब भी 6 मौलिक अधिकार थे। सिर्फ उन मौलिक अधिकारों में कुछ सब अमेंडमेंट्स किए गए हैं। कुछ अधिकारों के निहित अंतर्गत ही कुछ नए अधिकारों को समाहित कर दिया गया है, ना कि पूर्णतः उन अधिकारों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत हो जाता है समाप्त। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेरी है, अपना माइक अनम्यूट करके पूछो। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? सबको समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। ठीक है, तो चलो फिर बाय। ओके, बाय बेटा।